गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले या कैपेसिटेंस हम पढ़ने से पहले दो तीन चीजें देख लेते हैं। इससे पहला है मुक्त तथा बद्ध आवेश, फ्री एंड बाउंड चार्ज। तो फ्री और बाउंड चार्ज कौन से होते हैं? जैसे हमारे पास न्यूक्लियस है, कोई भी परमाणु है उसमें न्यूक्लियस होगा, उसके पास के जो कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास के जो कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ये क्या होंगे, इस नाभिक से या न्यूक्लियस से परबल बल से बंधे होते हैं। परबल बल से बंधे होने के कारण ये मुक्त अवस्था में वितरण नहीं कर सकते, यानी ये जो है आपके पास जो मटेरियल है उसमें मुक्त रूप से गति नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। इन्हें हम बोलते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन या बद्ध आवेश। ये बाउंड चार्ज है, ये धारा के अंदर भाग नहीं लेता। तो वो आवेश जो विद्युत धारा प्रवाह में अपना योगदान नहीं देते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बद्ध आवेश। एक होता है मुक्त आवेश, फ्री चार्ज। तो फ्री चार्ज कौन सा होता है? जो हमारे पास चालक होते हैं, यानी जो धातु होती है, उनके बाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है वो गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि वो बहुत दुर्बल बल से बंधे होते हैं। इस न्यूक्लियस से जो बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन है वो दुर्बल बल से बंधे होंगे, इसलिए वो गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इसलिए उनके कारण विद्युत धारा बहती है। तो जिस आवेश के कारण विद्युत धारा बहती है उन्हें हम बोलेंगे मुक्त आवेश। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है या फ्री चार्ज है। मुक्त का मतलब ये नहीं, जैसे मान लो ये मटेरियल है, ठीक, इस अगर हम कहें कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर बोर्ड के पास चिपक जाए फिर वापस यहाँ आ जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। मतलब वो इस मटेरियल को छोड़कर, इस पदार्थ को छोड़कर या इसकी सतह से बाहर नहीं जा सकता। सतह से बाहर नहीं जाएगा जब विद्युत धारा का चालन होगा, ये इसी के अंदर प्रवाहित होगा। मुक्त है लेकिन इतना भी मुक्त नहीं कि ये बाहर ही निकल जाए। जब धारा का प्रवाह होता है तो ये चालक के अंदर ही गति करता है। बाहर निकलने की जो सिचुएशंस है वो हम प्रकाश विद्युत प्रभाव में पढ़ेंगे, ठीक। लेकिन जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। तो यह है मुक्त तथा बद्ध आवेश। दूसरा हमारे पास जो टॉपिक है वो है पराविद्युत पदार्थ, जो हमने पहली यूनिट में पढ़ा था, या हम कहें पहले चैप्टर में हमने पढ़ा कि वो पदार्थ जो चालक नहीं होते, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, लेकिन विद्युत क्षेत्र अगर आरोपित करें तो विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, ठीक। विद्युत प्रभाव का मतलब विद्युत क्षेत्र में रखें तो इनमें क्या बन जाता है, इस तरीके से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये ऐसे अरेंज हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? पराविद्युत पदार्थ, जो धारा का चालन नहीं करते लेकिन विद्युत प्रभाव दर्शाते, उन्हें हम कहेंगे पराविद्युत पदार्थ। यानी उन पे क्षेत्र लगाएं तो कुछ अरेंजमेंट उसके अंदर हो जाता है। ये है आपके पास पराविद्युत पदार्थ। उदाहरण के तौर पर हम बोल सकते हैं जैसे कागज है, कांच है, ठीक है, तेल है, ये सारे कैसे हैं? पराविद्युत पदार्थ। तीसरा हम, एक तो आपके पास है ध्रुवीय पराविद्युत अणु तथा अध्रुवीय पराविद्युत अणु। ध्रुवीय पराविद्युत अणु और अध्रुवीय पराविद्युत अणु ये कैसे होते हैं? तो मतलब वो पराविद्युत पदार्थ या वो पदार्थ, वो अणु जिसमें द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं हो, या हम कहें वो अणु जिसमें धनावेश तथा ऋणावेश का वितरण का केंद्र संपाती नहीं हो। धनावेश तथा ऋणावेश के वितरण का केंद्र संपाती नहीं हो, यानी एक ही बिंदु पर नहीं हो, वो क्या कहलाएंगे? ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ।
संपाती नहीं है। ठीक, यानी जो द्विध्रुव आघूर्ण P है वो शून्य नहीं है। ठीक, शून्य नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो H2 कैसा पदार्थ है? ध्रुवीय। कैसे? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये एंगल कुछ ऐसा हो जाता है, ये प्लस ये माइनस। तो ऋणावेश का केंद्र यहाँ पे और धनावेश का केंद्र, इन दोनों का केंद्र कहाँ होगा? कुछ यहाँ पर। धनावेश का केंद्र यहाँ होगा, तो दोनों एक ही बिंदु पर नहीं है। ऋणावेश का केंद्र यहाँ है ऑक्सीजन के पास, इनका इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पे आ गया कहीं पे। इन दोनों का केंद्र निकाले तो यहाँ आएगा। तो ये दोनों संपाती नहीं है। माइनस से प्लस, इधर द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया, तो इसमें परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं है। दोनों का केंद्र अलग अलग है। ऐसे अणुओं को क्या बोलेंगे? ध्रुवीय परावैद्युत अणु। ठीक है, जैसे N2 है, O2 है, ये सारे ध्रुवीय परावैद्युत अणु है। अध्रुवीय परावैद्युत अणु वे अणु जिनमें धनावेश तथा ऋणावेश का केंद्र संपाती हो, यानी द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो? 0 हो, उन्हें क्या बोलेंगे? अध्रुवीय परावैद्युत अणु, यानी इनका ध्रुवीकरण नहीं हुआ। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो CO2, अब इसकी जो संरचना है वो ऐसे होगी। ठीक है, ये माइनस ये प्लस। तो इन प्लस का केंद्र कहाँ है? कार्बन के पास। भाई प्लस सारे यहाँ पर हैं, तो अगर इसमें प्लस का हम केंद्र देखें तो वो यहाँ है। और ऋणावेश का केंद्र, क्योंकि ये बराबर दूरी पे है तो उनका केंद्र भी यहीं पे आएगा। तो धनावेश और ऋणावेश का केंद्र संपाती है, तो द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है? Q × D। अब दूरी तो 0 है, दोनों एक ही जगह आ गए। ठीक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण 0 है, यानी दोनों का केंद्र संपाती है। तो ऐसे अणु क्या कहलाएंगे? अध्रुवीय परावैद्युत अणु। अब हम एक परिभाषा देखें, ध्रुवण क्या होता है? ध्रुवण क्या होता है? जब अध्रुवीय परावैद्युत अणु को, जैसे मान लो ये अध्रुवीय परावैद्युत अणु, इसमें प्लस माइनस दोनों ऐसे एक ही जगह है। दोनों का केंद्र एक ही है, बिल्कुल पास में दिखाया है ये। जब हम विद्युत क्षेत्र नहीं लगाते हैं तो ऐसा रहेगा। अगर हम इस पे विद्युत क्षेत्र लगा दें, इस पे क्या लगा दें? विद्युत क्षेत्र, यानी इधर तो प्लस 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 और इधर क्या? माइनस माइनस माइनस। तो प्लस से माइनस की ओर ये अपने पास में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो ऐसे अरेंज हो जाता है, इधर माइनस इधर प्लस, 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 इधर माइनस इधर प्लस। तो पहले इनका द्विध्रुव आघूर्ण, नेट द्विध्रुव आघूर्ण 0 था, लेकिन अब नेट द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं है। तो जब अध्रुवीय परावैद्युत अणु पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो उनमें परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? ध्रुवण बोलते हैं। ध्रुवण होने का मतलब अध्रुवीय पदार्थ में क्या प्रेरित हो गया? द्विध्रुव आघूर्ण। कब? जब हमने विद्युत क्षेत्र आरोपित किया। यह है आपके पास में ध्रुवण। आगे देखें तो हम रेखीय समदेशिक परावैद्युत पदार्थ, ये क्या है? रेखीय समदेशिक परावैद्युत पदार्थ। अभी अभी हमने देखा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो क्या प्रेरित हो जाता है? द्विध्रुव आघूर्ण। अब ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के समानुपाती हो ऐसे पदार्थ जिनमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उसमें लगाए गए बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती हो। जो हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं उसके प्रोपोर्शनल हो, ठीक है, डायपोल मोमेंट, तो
तो ऐसे पदार्थों को क्या कहेंगे, रेखीय समदेशिक पराविद्युत पदार्थ, यानी वे पदार्थ जिनमें Pe के समानुपाती रहे उन्हें बोलेंगे रेखीय समदेशिक पराविद्युत पदार्थ। अब समानुपाती चिन्ह हटाते हैं और बराबर लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है एक्साई ई, इसे बोलते हैं एक्साई ई, एक्साई ई। इसे ही नाम दिया गया विद्युत प्रवृत्ति, इसे क्या नाम दे दिया गया, विद्युत प्रवृत्ति। ये एक्साई ई क्या है, किसी भी मटेरियल की क्या है, विद्युत प्रवृत्ति। विद्युत प्रवृत्ति का मतलब जब हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे तो किस प्रकार से उसका द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो रहा है, किसी में ज्यादा हो जाता है, किसी में कम हो जाता है। मान लो कोई पदार्थ है, उसमें हमने 2 वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ठीक है, और उसमें जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो आपका मान लो 2 कूलम इंटू मीटर प्रेरित हुआ। एक दूसरा है, जब इसे हटा करके इसे रखें तो इसमें 4 कूलम इंटू मीटर का प्रवाही द्विध्रुव आघूर्ण बना। तो इसका मतलब ये वाला जो है इसकी विद्युत प्रवृत्ति ज्यादा है, ये ज्यादा विद्युत प्रभाव प्रदर्शित कर रहा है, तो ये होती है इसकी विद्युत प्रवृत्ति, ठीक। इसे हम बोलेंगे विद्युत प्रवृत्ति। इसमें एक नाम आता है ध्रुवण सदिश, एक नाम आता है इसमें ध्रुवण सदिश, जिसे बड़े वाले P से, ये छोटा p लिखा जाता है, ये बड़ा P, ध्रुवण सदिश, पोलराइजेशन वेक्टर। तो जो पोलराइजेड वेक्टर है या ध्रुवण सदिश वो क्या होता है, कोई भी मटेरियल है ये, ठीक है, इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं तो इसके एकांक आयतन में, ध्यान से सुने, इसके एकांक आयतन में प्रेरित होने वाला द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाएगा, ध्रुवण सदिश। अगर हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इसमें मान लो कुल द्विध्रुव आघूर्ण कितना प्रेरित हुआ, P, इसे इसके आयतन से डिवाइड कर दो, यानी एकांक आयतन में उत्पन्न होने वाला द्विध्रुव आघूर्ण, उसे ही हमने क्या नाम दे दिया, ध्रुवण सदिश। तो ध्रुवण सदिश दिया है, इसका मतलब उस आपको ये दिया गया है कि एकांक आयतन में कितना द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हुआ, ठीक है। तो एकांक आयतन में प्रेरित होने वाले द्विध्रुव आघूर्ण को एक नया नाम दिया है जिसे हम क्या बोलेंगे, ध्रुवण सदिश। अब उसके बाद में एक टॉपिक है पराविद्युत पदार्थ। ये पराविद्युत पदार्थ तो हमने पढ़ लिया था। पराविद्युत भंजन, पराविद्युत पदार्थों का पराविद्युत भंजन तथा पराविद्युत सामर्थ्य। पराविद्युत भंजन तथा पराविद्युत सामर्थ्य। पराविद्युत भंजन क्या होता है, कोई भी पराविद्युत पदार्थ, ठीक, उस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इसमें प्लस माइनस ऐसे अरेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक, उल्टा अरेंज कर दिया, इधर माइनस तब इधर प्लस आएगा, इधर प्लस, प्लस की ओर माइनस, ठीक है। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इसमें द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो गया। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ाएं, ठीक है, बढ़ाते जाएं तो ये स्पेस बढ़ता जाएगा, यानी हम कहीं द्विध्रुव आघूर्ण का मान बढ़ता जाएगा। अगर हम और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो ये जो गैप है ये थोड़ा और बढ़ जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और बढ़ाएं तो क्या होगा, तब ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अब मुक्त हो गया। अब मुक्त होते ही, पहले तो पराविद्युत पदार्थ था, लेकिन जैसे ही मुक्त हुआ ये क्या बन गया, चालक, क्योंकि ये विद्युत धारा का चालन करने लग गया। तो इस अवस्था को हम बोलते हैं पराविद्युत भंजन। पराविद्युत भंजन क्या है, जब हम अधिक विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दें, अधिक विद्युत क्षेत्र किसी पराविद्युत पदार्थ पर आरोपित करें तो उसमें एक लिमिट के बाद या एक सीमा के पश्चात इलेक्ट्रॉन
बाहर निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और वो चालक की तरह बिहेव करने लग जाता है, या उसमें कहें विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है, उसे हम कहते हैं पराविद्युत भंजन। अब है पराविद्युत सामर्थ्य। सामर्थ्य का मतलब इसकी शक्ति, मतलब ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड सहन कर सकता है। ठीक, ये पराविद्युत पदार्थ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड सहन कर सकता है, वो इसका होता है पराविद्युत सामर्थ्य। मान लो इसके ऊपर आपने 5 वोल्ट पर मीटर लगाया, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला, अभी ये पराविद्युत है। 6 लगाया, नहीं निकला। 7 लगाया, 7 लगाते ही निकल गया। मान लो 7 पे वैसे जनरली नहीं निकलता, उच्च इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं जब 1 लाख वोल्ट पर मीटर जा करके, तब ऐसा होता है। जब अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए, मान लो हमने लगाई 7 वोल्ट पर मीटर और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो इसका मतलब इसका पराविद्युत सामर्थ्य कितना था, 7 वोल्ट पर मीटर, ये इतना ही सहन कर सकता है। ठीक, तो पराविद्युत सामर्थ्य वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र है जिस पर पराविद्युत पदार्थ अपनी विशेषताओं को बनाए रखता है, यानी वो पराविद्युत ही रहता है। उससे अधिक विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर वह चालक की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो ये हैं आपके टॉपिक्स। अब हम कल पढ़ेंगे विद्युत धारिता, जो आपके पास चैप्टर का नाम है, वो हम कल स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमें जिन चीजों की जरूरत थी वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं।